बहुत सारे लोग ना कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ रहे थे भाई कूलर की वीडियो कब आएगी सर, कूलर की वीडियो बनाओ, कूलर की वीडियो बनाओ। मुझे पता है भाई 2026 शुरू हो चुका है एंड 2026 शुरू हो गया है और ऊपर से ठंड भी अभी ख़त्म ही हो जाएगी थोड़े टाइम में, और बहुत जगह तो अभी गर्मी शुरू भी हो गई है। और ये वीडियो आज मेरे को थोड़ा डिफरेंट बनाना था, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मैं आज कोई ऐसा स्पेसिफिक मॉडल आपको पिन पॉइंट करके ऐसा सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एयर कूलर को ना खरीदते कैसे है 2026 में। लेकिन मैं वो सब नहीं बताऊंगा जो यूट्यूब पे आपको हर जगह देखने मिल जाएगा और हर कोई बोल रहा है। मैं आपको वो सच बताऊंगा जो कंपनीज आपको नहीं बताती और सेल्समैन आपको बहुत अच्छे से इसको छुपाने की कोशिश करेगा। क्योंकि एज यू नो कूलर की वीडियो ना मैं लगभग 4 साल से बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट हर कूलर का ना एक डिटेल्ड रिव्यू मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल देखने मिल जाएगा, और मेरा काम है आपको प्रोटेक्ट करना गलत परचेज से। तो अगर आप 5,000 से 15,000 रुपये बर्बाद नहीं करना चाहते तो आगे के जो 7 से 8 मिनट है ना उसको ध्यान से सुन लेना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी रियलिटी चेक देता हूँ। एयर कूलर ना हर जगह काम नहीं करते। ये सुनने में ना थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन यही सच है। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा रहती है ड्यूरिंग समर्स, स्पेशली अगर तुम कोस्टल एरिया में रहते हो जैसे कि मुंबई के पास, एकदम सी के पास, चेन्नई हो गया, कोलकाता, केरला, तो कूलर बिल्कुल भी मत खरीदो, बिल्कुल भी मत खरीदना। क्योंकि कूलर काम ही इवापोरेटिव कूलिंग से करता है। मतलब पानी इवापोरेट होता है तो ही तो कूलिंग मिलेगी, लेकिन हाई ह्यूमिडिटी में पानी इवापोरेट ही नहीं होगा तो कूलिंग भी नहीं मिलेगी। उल्टा आपके कमरे में ना चिपचिपाहट, जिसको ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं ना, वो बढ़ जाएगी अगर क्रॉस वेंटिलेशन ही नहीं है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट और सिटीज जो ना एकदम सी के पास नहीं है, जहां पर ना ड्राई हीट और ह्यूमिडिटी कम रहती है, वहां कूलर बहुत अच्छे से काम करता है। जहां टेम्परेचर अगर 45 डिग्री भी हो लेकिन ह्यूमिडिटी वहां पर 20 से 30% तक ही है, तो एक एयर कूलर 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर इजीली ड्रॉप कर सकता है। अब बात करते हैं टाइप की। 5 टाइप है: पर्सनल एयर कूलर, डेजर्ट एयर कूलर, टावर एयर कूलर, कमर्शियल ग्रेड एयर कूलर और BLDC मोटर एयर कूलर। यहाँ तो टाइप ज्यादा है, एक एक करके समझाता हूँ। पर्सनल एयर कूलर सबसे छोटा होता है, जहां आपको 20 से 50 लीटर की वाटर टैंक देखने मिल जाएगी, या फिर अभी 55 लीटर तक भी तुम कंसिडर कर सकते हो आज के टाइम पे। यहाँ ये रियलिस्टिक 100 से 150 स्क्वायर फीट को ही कूल कर सकते हैं। मार्केट में कितना भी लिखा हो इतना ही मान के चलना जितना मैं बता रहा हूं। मतलब एक छोटा बेडरूम, स्मॉल ऑफिस या कैबिन या फिर किचन, इसमें जो एयर डिलीवरी है ना वो आपको 1200 से 1500 CMH में होती है। ये CMH मैं आगे बताता हूं क्या है। ये पोर्टेबल होते हैं, इजीली मूव कर सकते हो रूम टू रूम, परफेक्ट है 2 से 3 लोगों के लिए ही। वो भी डिपेंड करता है मॉडल पे। कुछ ही मॉडल है जिनको मैं बोल सकता हूं कि वो 4 लोग के लिए है भाई इस कैटेगरी में, वरना ऐसा बहुत ऐसे मॉडल है भाई 1-2 जन के लिए ही है। इसीलिए इसमें ध्यान देना। वैसे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये 300 स्क्वायर फीट के रूम को एकदम ऐसा कूल कर देगा, तो भाई ये एकदम गलत सोच है, वो नहीं होने वाला। अब आते हैं दूसरे टाइप पे, वो है डेजर्ट एयर कूलर। ये थोड़े बड़े होते हैं, 55 लीटर से आपको 100 लीटर तक की कैपेसिटी देखने मिल जाएगी। मैं टैंक कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। अब यहां पर कंपनी क्लेम तो करती है कि 400 से 600 स्क्वायर फीट तक कूलिंग देंगे, बट रियलिस्टिकली बोलूं ना तो 200 से 350 स्क्वायर फीट के लिए एकदम प्रॉपर कूलिंग करके देंगे। ज्यादा बड़ा एरिया है ना तो कॉर्नर तक हवा ही नहीं पहुंचेगी। एयर डिलीवरी इसमें 3,500 से 5,500 CMH की होती है। ये अच्छा है मीडियम टू लार्ज बेडरूम के लिए, लिविंग रूम के लिए, स्मॉल शॉप के लिए, पर ये थोड़ा हैवी होता है। पानी इतना सारा भरोगे तो हैवी हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना थोड़ा तुमको तकलीफ होने वाली है। तीसरा है भाई टावर एयर कूलर। हम लोग ने रिव्यू बनाए हैं इसके ऊपर, बहुत स्लीक लगते हैं, डिजाइन के अंदर मॉडर्न लगते हैं और बहुत कम जगह लेते हैं। टैंक कैपेसिटी यहाँ पर 30 से 35 लीटर तक देखने मिल जाएगी। रियलिस्टिक कूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो 100 से 150 स्क्वायर फीट तक ही ये मतलब कूलिंग देंगे। एयर डिलीवरी यहाँ पर आपको कमी मिलेगी, लगभग 2,500 से 3,000 CMH की मिल जाएगी। देखो भाई, अब ये विजुअली बहुत अच्छे दिखते हैं, कॉम्पैक्ट है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि इसका एयर थ्रो डिस्टेंस बहुत कम होता है। क्योंकि डिजाइन वर्टिकल है तो आपको पावरफुल हॉरिजॉन्टल थ्रो मिलने नहीं वाला। स्टाइल में बहुत अच्छे लगते हैं भाई अगर तुम हॉल वगैरह में लगा रहे हो, बट ट्रेडिशनल डेजर्ट एयर कूलर के सामने थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे। फिर आते हैं भाई हमारे कमर्शियल ग्रेड एयर कूलर। ये स्पेशली डिजाइन है बड़ी बड़ी स्पेस के लिए। टैंक यहाँ पर आपको 100 से लेके 140 लीटर तक भी मिल जाएगी। एयर डिलीवरी यहाँ पर 5,000 से 7,000 CMH और रियलिस्टिक कवरेज भी इसका अगर मैं बोलूं तो 400 से 600 स्क्वायर फीट तक ही। ये यूज होते हैं ना, बैंक्वेट हॉल में देखा होगा, कहीं शादी वगैरह में गए होंगे, रेस्टोरेंट में देखा होगा, स्मॉल फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी शॉप्स होती है। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रेड आपको देखने मिलने वाली है, क्योंकि 12 से 14 घंटा ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। घर के लिए ना ये कूलर बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि एक ओवरकिल है, क्योंकि ये ज्यादा बल्की है, एक्सपेंसिव भी है और पावर भी ज्यादा लेने वाले, क्यों ही वेस्ट करना है पैसा। और अब आते हैं फाइनली जो कि अभी थोड़े कॉमन हो रहे हैं, फिर भी लोगों को कंफ्यूजन इसके बारे में, वो है BLDC मोटर एयर कूलर। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है। BLDC मतलब ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। अब ये कूलर किसी भी टाइप में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि मतलब मैं बोल रहा हूँ ये अलग से एक टाइप है, पर्सनल में भी मिल रहा है, अभी डेजर्ट में भी मिल रहा है, टावर कूलर में भी मिल रहा है। लेकिन जो मोटर है ना वो BLDC होती है। BLDC वो फैन वाला है ना, वही वाली मोटर है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज वही है, एनर्जी एफिशिएंसी। नॉर्मल मोटर जो 180 से लेके 230 वाट तक कंज्यूम करती है, BLDC मोटर वहीं 80 से 150 वाट में ही काम करेगी। ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 40 से 50% यहाँ पर आपका कम इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। और ये इन्वर्टर पे भी बहुत अच्छे चलते हैं क्योंकि इसका जो स्टार्टअप करंट है वो भी बहुत कम है ना। पर हाँ, यहाँ पर जो प्राइस है वो थोड़ा, जो भी अगर पर्सनल एयर कूलर से अगर तुम कंपेयर करोगे तो 4 से 5 हज़ार, 3-4 हज़ार ऐसा तो रहेगा ही। लेकिन अगर आप कूलर रोज यूज करते हो 10 से 12 घंटा, तो भाई ये तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी सेव करने वाला है और नेक्स्ट 1.5 से 2 साल के अंदर ही तुम्हारा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना, ये उसको रिकवर करके देगा। अब बहुत सारे लोग ना कमेंट सेक्शन में बोलेंगे भाई इससे अच्छा तो एसी लेंगे ना हम लोग, एसी मिल जाता है 1 टन वाला। देखो भाई, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। हर किसी को ना भाई एसी नहीं चलता। जैसे मैं खुद अपने घर पे एसी लगा सकता हूं, पर मेरी अम्मी को एसी नहीं चलता। और मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर में यही इशू होएगा। और मेरे को लगता है कि ये इशू नहीं है। हमारे जो घर पे बड़े लोग हैं ना, उनको हमेशा ऐसा खुला खुला एरिया अच्छा लगता है। और एनी डे तुम्हारा कूलर इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेगा और मेंटेनेंस में भी वो कम ही पैसे खाएगा जितना एक एसी खाएगा। अगेन यहां पर मेंटेनेंस है, वो भी आगे बताता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फैन ब्लेड साइज की रियलिटी। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात है जो कोई नहीं बताता आपको। फैन ब्लेड साइज मैटर करता है, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से। छोटे ब्लेड्स होते हैं ना जो मतलब 12 से 16 इंच वाले, वो हाई स्पीड पे चलते हैं, बट उनका एयर थ्रो कम होता है, अराउंड आपको 15 से 20 फीट मिलेगा। ये पर्सनल एयर कूलर में आपको देखने मिलेंगे। बड़े ब्लेड जो 18 से 20 इंच वाले होते हैं, कंपैरेटिवली वो स्लो स्पीड पे चलेंगे, मतलब उनकी आरपीएम कम रहेगी, पर उनका एयर थ्रो बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा, मतलब 25 से 35 फीट तक भी जाएंगे। ये डजर एयर कूलर में आपको देखने मिलेंगे। इसको इस तरीके से देखो, तुम्हारे घर पे अगर तुमने वो छोटा फैन देखा है ना, वो तेज घूमता है, बहुत तेज घूमता है, बट हवा आपको ना उतनी ही एरिया में पास में देखने मिलेगी। वहीं अगर एकदम बड़ा फैन है अपना, जो अपना 1200 mm वाला होता है, वो स्लो घूमता है। आरपीएम की अगर मैं बात करूं छोटे से, तो हवा दूर तक जाएगी विद फोर्स। तो कूलर देख रहे हो ना, तो चेक कर लेना जो फैन का ब्लेड डायमीटर है वो कितना है, अपने रूम साइज के अकॉर्डिंग है तो अपन उसको चूज करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एयर डिलीवरी। अब समझते हैं भाई एयर डिलीवरी क्या होता है। ये मेजर होता है CMH में, मतलब क्यूबिक मीटर पर आवर, या फिर CFM में, मतलब क्यूबिक फीट पर मिनट। यही बताता है कूलर कितना एयर 1 घंटे में थ्रो कर रहा है। जब भी तुम कूलर देखो ना, तो स्पेसिफिकेशन में एयर डिलीवरी जरूर चेक करना। अगर कंपनी एयर डिलीवरी नहीं बता रही है भाई, तो रेड फ्लैग है, छुपाने की कोशिश कर रही है। पर्सनल एयर कूलर में आपको 1400 से 2000 CMH, रूम कूलर में आपको 2500 से 3500 CMH, और डेजर्ट एयर कूलर में अभी 4000 से 6000 CMH भी स्टैंडर्ड बन गई है। अगर इससे ज्यादा क्लेम कर रही है भाई, तो वेरीफाई कर लो, क्योंकि ये थोड़ा ना ऑफनली मोस्टली एग्जैगरेटेड होता है भाई। अब इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी मटेरियल। भाई गांव में जाओ तो हमेशा लोग मुझे बोलते हैं भाई मेटल बॉडी बेस्ट है, मॉडल बॉडी बेस्ट है। अब आते हैं बॉडी मटेरियल पे, ये भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि इसमें पानी भरा रहेगा तो मॉइस्चर कॉन्स्टेंटली रहेगा। 3 मेन ऑप्शन है, जैसे मैंने बोला पहले मेटल बॉडी, मतलब स्टील या एल्यूमिनियम। अब इसका एडवांटेज ये है कि ये स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है भाई रस्टिंग, स्पेशली जहां पर पानी कांस्टेंट कांटेक्ट में रहता है। तो टैंक एरिया और पंप एरिया, वहां पर ना 1 से 1.5 साल में ही रस्ट शुरू हो जाएगी। पाउडर कोटिंग और रस्ट ट्रीटमेंट कितना भी करा हुआ, थोड़ा टाइम के बाद इनिशियली उसमें रस्ट आएगा ही ना। लेकिन अगर प्रॉपर्ली मेंटेनेंस करते हो, मतलब सीजन एंड पे कंप्लीटली उसको ड्राई करके स्टोर करते हो, रेगुलरली क्लीनिंग करते रहते हो, तो मेटल बॉडी 3 से 5 साल तक भी इजीली चल जाती है। बट इसका वेट भी ज्यादा होता है, मूविंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। और हाँ, एक चीज और, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी एक चीज ध्यान में रखना। दूसरे होते हैं PP बॉडी के, मतलब पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक। ये लाइट वेट है, चीप है, रस्ट नहीं होएगा ऑब्वियसली, और अफोर्डेबल है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंपैक्ट रेजिस्टेंट नहीं। जैसे मैंने बोला चीप है, मतलब एकदम सस्ता प्लास्टिक है, मतलब थोड़ा रब हैंडलिंग हुआ ना, कुछ टकरा गया तो भाई क्रैकिंग वाली नॉइस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर तुमने धूप में रख रहे हो उसको, तो भाई प्लास्टिक बहुत जल्दी ब्रिटल हो जाएगा और यहाँ पर डिस्कॉलरेशन भी होना चालू हो जाएगी। बजट ऑप्शन जरूर है ये, बजट वाले कूलर में ही तुम देखोगे इसको, पर ये ड्यूरेबिलिटी में यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और तीसरा है मेरा फेवरेट, ABS प्लास्टिक बॉडी। ये बेस्ट बैलेंस है, PP से बेटर है क्वालिटी में प्लास्टिक की, इंपैक्ट रेजिस्टेंट है, UV रेजिस्टेंट है, लाइट वेट है, रश का कोई टेंशन नहीं, और PP से ज्यादा ड्यूरेबल है, जो मैं बोल रहा हूँ। प्रीमियम मॉडल में तुमको ABS बॉडी मिलती है। प्राइस यहां पर मेटल और PP के बीच में होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर मिडिल सेगमेंट कूलर के लिए ना भाई, ABS बॉडी बेस्ट चॉइस है, बिकॉज यू आर गेटिंग ड्यूरेबिलिटी विदाउट रश इशू, और वेट भी यहां पर मैनेजेबल होता है। अब वो स्पेसिफिकेशन की बात करता हूं ना जो एक्चुअली मैटर करते हैं परचेज के टाइम पे। इंडियन कूलिंग मार्केट की मोटर रियलिटी सिंपल है। यहाँ पे ज्यादातर एयर कूलर में, चाहे वो बजाज हो, क्रॉम्पटन हो, या फिर कोई भी ब्रांड का हो, डिफॉल्ट में यहां पर एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाली मोटर ही यूज करते हैं भाई।
बहुत सारे लोगों को लगता है कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर है। रीजन एकदम सिंपल है भाई, एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है, इसीलिए कूलर का प्राइस कंट्रोल में रहता है। कॉपर मोटर कोई ऐसा नॉर्मल सी चीज नहीं है भाई। अगर कोई कूलर में 100% कॉपर मोटर होती तो ब्रांड उसको बॉक्स पे, वेबसाइट पे, एड में एकदम क्लियरली लिख देता, क्योंकि ये भाई एक बहुत ही प्रीमियम फीचर है। क्यों नहीं लिखेंगे लोग? जो लोग सोचते हैं भाई कि बड़े ब्रांड ले लेंगे तो उसमें कॉपर मोटर ही मिलेगी, तो ये भाई अजम्पशन गलत है। रूल याद रख लो, अगर स्पेकशीट में कॉपर मोटर लिखा है तभी उसके अंदर कॉपर मोटर है, नहीं लिखा तो 90% चांस है कि एल्यूमिनियम वाइंडिंग है। अगेन कूलर में बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत डिटेल में जाता हूं हमेशा कूलर की वीडियो में, वो है भाई कूलिंग पैड। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई। ये दो टाइप की होती है, एस पेन जिसको वुल बोलते हैं, या फिर हनीकॉम्ब पैड जिसको सिंथेटिक मटेरियल से बनती है। ये एस पेन पैड सस्ती होती है, अराउंड अगर आप उसको चेंज करोगे ना तो 150 से 250 रुपए लेगा, लेकिन सीजनल यहाँ पर बदलना पड़ेगा। कूलिंग एफिशिएंसी यहाँ पर 60 to 65% तक होती है। हनीकॉम्ब पैड महंगी होती है, 600 से 1000 रुपए तक आएगी, पर ये 2 से 3 साल तक आराम से चल जाती है। यहाँ पर आपको कूलिंग एफिशिएंसी भी 80 to 85% तक होती है। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकल है भाई, हनीकॉम्ब ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन लगता है मेरे को, बट ऐसा नहीं है। वुड पैड भी खराब नहीं है, मैंने बहुत से गाँव वाले कूलर में ना वुड पैड देखा है, वो बहुत सही चलती है, लेकिन बट उसको तुमको हर गर्मी के बाद उसको चेंज करना पड़ेगा, ये एक चीज है, वरना स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं जो वाटर पंप क्वालिटी है वो कैसे चेक करना है। देखो सबमर्सिबल पंप ना बेटर है कोई भी एक्सटर्नल पंप से, क्योंकि ये नॉइज भी कम देता है और मेंटेनेंस भी कम है। पहले तो पंप का तुमको फ्लो रेट देखना है, एंश्योर करो कि पैड पे इवेंचुअली वेट कर रहा है। अगर अनइवन वेटिंग कर रहा है ना भाई वो पैड के ऊपर, तो भाई तुम्हारी कूलिंग रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है कूलर का काम ही पैड से चलता है। अगर उसके ऊपर पानी नहीं गिरेगा तो ठंडी हवा कैसे आएगी। इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में मस्ट है भाई। चेक कर लो भाई कूलर का जो स्टार्टिंग करंट क्या है। कुछ कूलर्स में हाई इंटरेस्ट करंट लेती है भाई, जो स्टार्टअप में भाई छोटे इन्वर्टर उसको हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर BLDC मोटर वाला ना नेचुरली इन्वर्टर फ्रेंडली होता है मेरे हिसाब से। और गाँव में भाई अगर गर्मी है और लाइट भी चले जाए तो मतलब क्या ही होने वाला है भाई। अब बात करते हैं टैंक कैपेसिटी। टैंक कैपेसिटी के साथ एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, वाटर लेवल इंडिकेटर होना ही चाहिए तुम्हारे कूलर में, वरना तुम ब्लाइंडली रिफिलिंग और ओवरफ्लो होने का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है। एक चीज जो कूलर के अंदर इंपॉर्टेंट है वो है व्हील की अगर मैं बात करूं तो फोटोज में ना बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग व्हील्स दिखते हैं भाई, पर रियलिटी में ज्यादातर कूलर में ना बेसिक प्लास्टिक वाले व्हील होते हैं। हम लोग खुद बहुत ज्यादा रिव्यू करते हैं ना, क्या हो जाता है वो कूलर का व्हील निकल जाता है, घूम जाता है। अगर उसमें पानी भरने वाले हो तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, फ्लोर थोड़ा रफ हुआ ना तो व्हील भी जाम हो जाता है और वॉबल करने लगता है। बट कुछ कूलर्स में ना यहाँ पर व्हील के अंदर तुमको स्टॉपर देखने मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस है, क्योंकि कूलर वरना हवा के साथ ना पीछे जाता है। और अगर कूलर की स्पेसिफिकेशन में हैवी ड्यूटी नहीं लिखा है ना तो समझ जाना कि भाई तुमको ये प्लास्टिक वाला ही व्हील मिलने वाला है, तो उसको भाई संभाल के यूज करना। और एक चीज है वो है भाई लोअर्स, जो कि एक मैनुअल होते हैं और एक ऑटो होते हैं। मैनुअल जो बाहर होते हैं जिसको तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, और ऑटो जो अपने आप ऑटो रोटेट होते हैं। बहुत सारे कूलर ना सस्ते होते हैं, उसके अंदर वो अच्छे नहीं होते, तो आपको 4-वे डायरेक्शनल वाली कूलिंग नहीं मिलने वाली है, ये इम्पैक्ट दिखता है। तो ये चीज़ एक ध्यान में रखना। कुछ कूलर्स के अंदर ऐसा हो जाता है ना, मतलब जहाँ पर तुम ऊपर वाली लोअर्स को ऊपर कर सकते हो, नीचे वाली को नीचे कर सकते हो, वो बहुत बड़ा प्लस है। और कुछ में तो कंप्लीटली शट भी कर सकते हो, तो वो भी एक अच्छा है, जहाँ पर मतलब मच्छर वगैरह नहीं जाने वाले। अब मैं कुछ मेंटेनेंस की यहाँ पर रियलिटी बताता हूँ, वो सच बताऊंगा जो भाई रिटेलर आपको नहीं बताते। एयर कूलर हाई मेंटेनेंस अप्लायंसेस है भाई, सीधी बात है यहाँ पर, जहाँ पर मैनुअल एफर्ट लगेगा ही। पानी हर 3 से 4 दिन बाद तुमको चेंज करना ही पड़ेगा, वरना उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ चालू हो जाएगी, स्मेल का आना गारंटी है। और वीकली यहाँ पर टैंक क्लीनिंग करना ही पड़ेगा। पैड जो होते हैं ना इसके एस्पिन पैड, वो एस्पिन पैड है, पर मंथली उस पर ना इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको डीप क्लीन करो, मतलब उसको साफ कर लो। मॉस्किटो ब्रीडिंग मेजर इशू हो जाता है भाई एक वाटर के अंदर, स्पेशली अगर तुमने ड्रेन प्लग को प्रॉपर्ली क्लोज नहीं करा है। सीजन एंड पे ना कंप्लीटली अगर तुम्हारा गर्मी का मौसम चले जा रहा है तो उसको ना एकदम पूरा ड्राई करके क्लीन करके कवर में स्टोर कर दो। थोड़ी मेहनत कर लो यहाँ पर। अगर ये मेहनत नहीं करना चाहते हो ना तो ऑनेस्टली भाई एक एसी ही ले लो, वहां पर मेंटेनेंस है पर इतना अफोर्ड नहीं हुआ, तुम पैसा दे के मेंटेनेंस कर सकते हो, पर तुमको नहीं करना पड़ेगा, इतनी झंझट नहीं होने वाली है। 2026 में बजट यहाँ पर थोड़ा रियलिस्टिक रखना। अब जो डिसेंट पर्सनल एयर कूलर है ना वो आपको 4,500 से 7,500 की रेंज में मिल जाएगा। वो टाइम क्या 5,000 रुपये मिल रहा है। रूम कूलर विद गुड स्पेसिफिकेशन आपको 7,000 से 10,000 रुपये में देखने मिल जाएगा। वही डेजर्ट एयर कूलर अभी के टाइम पे 8,000 से 14,000 रुपये मिल जाएगा। और वहीं BLDC मोटर वाले में आपको 2 से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, पर इलेक्ट्रिसिटी भी सेव ही होने वाली है, तो वर्थ इट है मेरे ख्याल से ना। कूलर के अंदर सर्विस नेटवर्क इंपॉर्टेंट है और वेल एस्टेब्लिश ब्रांड ही तुम लो। प्लेसमेंट जो पार्ट्स है ना वो इजीली मिल जाते हैं। अननोन ब्रांड्स अगर 2,000 सस्ता भी मिल रहा है तो भी मत लेना, क्योंकि उसमें ना भाई पार्ट गया
तो फिर ढूंढने में बर्बाद हो जाएगा और फिर वहाँ पर तुम्हारे पैसे भी बर्बाद होने वाले हैं। एयर कूलर ना भाई 2026 में एक बजट कूलिंग सोल्यूशन है, लग्जरी सोल्यूशन नहीं है। राइट क्लाइमेट में राइट स्पेसिफिकेशन के साथ, प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ ये बहुत अच्छा काम करता है एट ए फ्रैक्शन ऑफ एसी कॉस्ट। मैंने ये वाला जो स्टिकर दिख रहा है ना, ये वाले पे आपको कुछ बेस्ट पर्सनल एयर कूलर, डेजर्ट एयर कूलर और कमर्शियल कूलर्स को टैग कर दिया है, और मैंने बहुत डिटेल में लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है विद ऑल द डिटेल्स की कौन से लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में आपका एक्सपीरियंस बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।